क्रिवेन स्टोरीज। यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं कही जाती है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं जो आज की हाईटेक दुनिया और आप कह सकते हैं पुराने अनजाने डर के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर चलती है। सोचिए, एक एकदम नई चमचमाती आईटी बिल्डिंग, हर कोना कैमरों से लैस, लेकिन उसी में एक ऐसी मंजिल है जिसके रहस्यों ने वहां काम करने वालों की नींद उड़ा दी। ये कहानी है विवेक झा की और मुंबई के वरदान टेक पार्क की 13वीं मंजिल पर उसके अनुभवों की। और सबसे अजीब बात, मतलब इस हाईटेक बिल्डिंग की लिफ्ट में 13वीं मंजिल का बटन ही नहीं था। 12 के बाद सीधा 14। वहां जाने का बस एक ही रास्ता था, एक छुपी हुई सर्विस सीढ़ी, और वो भी दिन में बंद रहती थी। तो चलिए इस रहस्यमयी 13वीं मंजिल के सफर पर चलते हैं। तो विवेक, जैसे मैंने बताया, बिहार के भागलपुर से मुंबई आया था। परिवार की जिम्मेदारियां थी, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा किया था और वरदान टेक पार्क में उसे बैकएंड डेटा एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। शुरू में तो दिन की शिफ्ट थी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और नाइट बैकएंड टीम में लोगों की जरूरत आन पड़ी। विवेक को ज्यादा पसंद नहीं था, पर उसे 3 महीने के लिए नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। रात में जागने की आदत नहीं थी, पर हाँ, जरूरत थी। उसे क्या पता था कि ये शिफ्ट उसे सिर्फ एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं बल्कि कुछ और भी देने वाली है। उसने गार्ड से पूछा भी था, तो पता चला कि 12वीं मंजिल के कोने से एक सर्विस सीढ़ी ऊपर जाती है। उसने वो दरवाजा देखा था पहले, पर वो हमेशा बंद रहता था। खैर, शिफ्ट शुरू हुई। एक रात करीब 2:15 बजे होंगे, फ्लोर पर सिर्फ विवेक और उसका सीनियर कलीग राजेश थे। बाकी सब शायद नीचे कैंटीन में थे। विवेक को एकदम से लगा जैसे कोई तेजी से पीछे से गुजरा। उसने फौरन मुड़ के देखा, कोई नहीं था, बिल्कुल खाली कॉरिडोर। तभी अचानक पास वाला प्रिंटर अपने आप चालू हो गया। खर ऐसी आवाज आई और उसमें से एक कागज निकला। विवेक और राजेश दोनों एकदम चौंक गए। विवेक ने डरते डरते वो कागज उठाया, देखा तो बिल्कुल खाली। कुछ देर बाद बातों बातों में विवेक का कलीग राजेश, जो उससे सीनियर था, बोला कि यार, इस फ्लोर के बारे में ना अफवाहें हैं कि ये हॉन्टेड है। लोग कहते हैं रात में अजीब चीजें होती हैं यहाँ। पर राजेश ने साथ में ये भी जोड़ा कि उसे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, शायद लोग नाइट शिफ्ट से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। विवेक भी हंस दिया, टाल दिया, पर मन में कहीं ना कहीं वो प्रिंटर वाली बात तो थी। और उसी रात लगभग उसी समय फिर से 2:15 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका वो हंसी मजाक बिल्कुल बंद कर दिया। विवेक के पास वाले कंप्यूटर पर ना अक्सर सीसीटीवी मॉनिटर ऑन रहता था। सिक्योरिटी वाले शायद छोड़ देते थे। उसने पहले कॉरिडोर में एक परछाई सी देखी, जल्दी से गुजरती हुई। सोचा शायद गार्ड होगा, पर अगले ही पल फुटेज में स्क्रीन पर कोई उसकी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा था। राजेश की नजर भी उसी वक्त पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक एकदम तेजी से पलटा, पर पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। विवेक का तो जैसे खून जम गया था। इसके बाद विवेक ने तो हेडफोन लगा लिए, पर अंदर का डर तो बना ही हुआ था। उसी फ्लोर पर एकदम कोने में एक मीटिंग रूम था, मीटिंग रूम नंबर 3। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात विवेक ने उसके दरवाजे के नीचे से, जो फर्श और दरवाजे के बीच पतली सी दरार होती है ना, वहां से हल्की पीली सी रोशनी चमकती देखी, जैसे अंदर कोई टॉर्च जला रहा हो। जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, वो रोशनी बुझ गई। उसने बाद में एक गार्ड से पूछा भी कि भाई, ये कमरा बंद क्यों रहता है। गार्ड पहले तो टालता रहा, फिर धीरे से बोला कि साहब, पुराने लोग कहते हैं उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले कभी कुछ अजीब हुआ था, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर कुछ रातों बाद राजेश कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर वाले वॉशरूम में गया। अंदर घुसते ही बाथरूम की ट्यूबलाइट अजीब तरह से फ्लिकर करने लगी, छपकने लगी। उसने सोचा चलो जल्दी से हाथ धोकर निकलता हूं। हाथ धोए और जैसे ही नल बंद किया, बाथरूम की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। एकदम घना अंधेरा, बिल्कुल गहरा सन्नाटा, सिवाय नल से टप टप पानी टपकने की आवाज के। और फिर उसे किसी के धीमे कदमों की चरमराती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। उसी बाथरूम के अंदर राजेश बुरी तरह डर गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई और दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही बाहर निकला, कॉरिडोर की लाइटें जल गईं। उसने पलटकर वॉशरूम में देखा तो अंदर भी सब नॉर्मल था, लाइट जल रही थी। उन्होंने फिर नोटिस करना शुरू किया कि ज्यादातर अजीब घटनाएं रात के 3 बजे के आसपास ही होती थी, खासकर तब जब कोई मीटिंग रूम 3 के ज्यादा पास होता था या वहां ज्यादा देर रुकता था। उन्होंने फिर ऑफिस के पुराने स्टाफ, हाउसकीपिंग वालों से और पूछा। दबी जबान में जवाब लगभग एक जैसे ही मिले। उस कमरे में अजीब सी ठंडक लगती है, अंदर से कभी कभी आवाजें आती हैं और देर रात उसके पास बैठने वालों को कुछ अजीब दिखता या महसूस होता है।
फिर एक रात करीब 3:10 पर उन्हें फिर उस मीटिंग रूम 3 से कुछ खटपट की आवाज आई। इस बार दोनों ने हिम्मत जुटाई और पास गए। दरवाजे के नीचे से फिर वही हल्की पीली लाइट दिख रही थी और अंदर से दबी हुई आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो इतना डर गए कि फौरन पीछे हटकर अपनी डेस्क पर वापस आ गए और जब वापस आए तो देखा विवेक का कंप्यूटर जो उसने लॉक किया था वो ऑन था। स्क्रीन जली हुई थी और स्क्रीन पर बड़े अजीब से फॉन्ट में लिखा था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। उनके तो होश ही उड़ गए। अब तो हर रात ऑफिस आना एक भयानक बोझ बन गया था। फिर एक दिन कैंटीन में बात करते हुए हाउसकीपिंग स्टाफ के एक पुराने आदमी ने बताया कि शरद नाम का एक लड़का था जो इसी नाइट शिफ्ट में था। वो कुछ महीने पहले अचानक नौकरी छोड़कर चला गया बिना किसी नोटिस के। विवेक को यह बात अजीब लगी क्योंकि ऑफिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। उसने जैसे तैसे उस हाउसकीपिंग वाले से शरद का नंबर निकाला और उसे फोन किया। शरद पहले तो बात करने से कतराता रहा, टालम बटोल करता रहा, लेकिन जब विवेक ने 13वें फ्लोर, मीटिंग रूम 3 और सीसीटीवी वाले अनुभवों का जिक्र किया तो शरद एकदम से घबरा गया और मिलने को तैयार हो गया, पर अकेले में, ऑफिस से दूर। अगले दिन वो पास के एक चाय स्टॉल पर मिले। शरद बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बताया कि उस मीटिंग रूम में कुछ महीने पहले मीर नाम का एक कर्मचारी था। वो नाइट शिफ्ट में ओवरटाइम कर रहा था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। कंपनी ने अपनी इमेज बचाने के लिए ये बात दबा दी, बाहर नहीं आने दी। शरद का मानना था कि मीर की आत्मा वहीं भटकती है, उसी फ्लोर पर, खासकर उस कमरे के पास। विवेक ने पूछा, तुमने खुद कुछ देखा था? शरद की आंखें भर आईं। उसने बताया, वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा दिखता था, वहीं उस कमरे के पास। और बोला, एक रात तो हद हो गई। सीसीटीवी में मैंने खुद को उस मीटिंग रूम के अंदर बैठे देखा, जबकि मैं तो अपनी कुर्सी पे ही बैठा था। फिर एक रात शरद ने हिम्मत करके या शायद तंग आकर उस मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। शरद एकदम कांपने लगा। बोला, मैं बता नहीं सकता, बस इतना जान लो वहां कुछ है, कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। और ये कहकर वो लगभग भाग गया वहां से। उस रात विवेक ने सारी बात राजेश को बताई। दोनों बुरी तरह डर गए थे, पर अब उन्होंने तय किया कि वो ऐसे नहीं भागेंगे, वो सबूत इकट्ठा करेंगे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा फिर से ऑन किया और पिछली 3 रातों की फुटेज, जिसमें वो परछाई और दूसरी चीजें थीं, उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया। अगली सुबह ऑफिस से निकलने से ठीक पहले विवेक ने एचआर को इस्तीफे का मेल लिखा और साथ में मीटिंग रूम 3 की जांच करने के लिए भी लिखा, मीर की मौत का हवाला देते हुए। मेल भेजते ही उसके सिस्टम की स्क्रीन अचानक काली हो गई और फिर उस पर वही अजीब टेढ़े मेढ़े डरावने फॉन्ट में लिखा हुआ आया, तुमने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। वो बुरी तरह घबराकर फौरन घर चला गया, थक कर सो गया। जब उठा तो देखा वो पेन ड्राइव जिसमें फुटेज थी वो गायब थी और लैपटॉप ऑन था। स्क्रीन पर फिर वही अजीब फॉन्ट में लिखा था, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। तभी राजेश का फोन आया। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने बताया कि उसकी स्क्रीन पर भी बिल्कुल वही मैसेज आया है और जब वो सुबह ऑफिस से निकल रहा था तो उसने देखा कि मीटिंग रूम 3 का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था वो अपने आप खुला हुआ था। अगली सुबह ऑफिस में जब एचआर मैनेजर ने विवेक के मेल पर एक्शन लेना चाहा तो उसने पाया कि मीटिंग रूम 3 के पास का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका था। और सबसे अजीब बात, जिस फर्श पर, मतलब मीटिंग रूम 3 के ठीक बाहर जहां कथित तौर पर मीर की मौत हुई थी, वहां अब फर्श पर सीलन आ गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थी। इसके बाद क्या होना था? विवेक और राजेश दोनों ने तुरंत नौकरी छोड़ी और वो शहर भी छोड़ दिया। लेकिन विवेक को आज भी, इतने सालों बाद भी, अक्सर रात के 3:10 के आसपास नींद में एक तेज झटका लगता है। वो डर शायद आज भी कहीं ना कहीं उसके साथ है। तो ये थी मुंबई के वरदान टेक पार्क के 13वें फ्लोर की कहानी। एक चमचमाती हाईटेक इमारत के अंदर छुपी एक ऐसी परत जहां शायद तर्क और विज्ञान के नियम लागू नहीं होते थे। ये कहानी वाकई कई सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या वो फ्लोर सच में प्रेत बाधित था, जैसा शरद का मानना था, या फिर ये सब काम का बेतहाशा तनाव, नाइट शिफ्ट का अकेलापन, नींद की कमी और पहले से फैली हुई अफवाहों का मिला जुला एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर? हाँ, मतलब विवेक और राजेश ने जो देखा, जो महसूस किया, वो स्क्रीन पर दिखती परछाई, वो अपने आप चलता प्रिंटर, बंद कमरे से आती रोशनी और आवाजें, वो अजीब इलेक्ट्रॉनिक संदेश, क्या इनकी कोई और तार्किक व्याख्या हो सकती है? शायद कोई टेक्निकल ग्लिच या कुछ और शरद, उसने उस रात दरवाजे के पीछे असल में क्या देखा होगा जिसका जिक्र करते हुए भी वो कांप रहा था? क्या कहा था उसने? वहाँ कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इसका क्या मतलब था? हाँ, ये बहुत अजीब बात थी। और क्या वो फर्श की दरारें और सीलन
वाकई मीर की मौत या उन डरावनी घटनाओं से जुड़ी थी, या बस एक अजीब इत्तेफाक? और फुटेज किसने डिलीट की? कोई इंसान या और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारी ये जो आधुनिक बिल्कुल तर्कसंगत दिखने वाली दुनिया है, इसमें भी ऐसी अनदेखी अनकही परतें मौजूद हैं? क्या हमारे अपने आसपास, हमारी जानी पहचानी जगहों में शायद ऐसे और भी रहस्य छुपे हो सकते हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया? इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।